तो आज हम सीखेंगे कि रासायनिक समीकरण की जो सीमाएं होती हैं या यूं कह सकते हैं जो कमियां होती हैं उसको हम किस प्रकार से दूर करेंगे। तो शुरू करते हैं अपना टॉपिक, रासायनिक समीकरण की सीमाओं के स्थान पे आप कमियां भी कह सकते हैं, कमियों को दूर करने के उपाय। ठीक है, तो इससे पहले कि हम उपाय की बात करें, उन सुधारों की बात करें कि जो रासायनिक समीकरण में हम करेंगे, एक बार हम तेजी से रिवीजन कर लेते हैं कि हमारी में सीमाएं क्या थी जो रासायनिक समीकरण में हमने पढ़ी थी। तो हमारी सबसे पहली सीमा जो थी वो ये थी कि हमें पदार्थों की भौतिक अवस्थाएं नहीं पता चलती हैं, यानी कि जो पदार्थ उसमें इन्वॉल्व हैं उनके बारे में हमें जानकारी प्राप्त नहीं होती है। तो देखते हैं कि इस उपाय को हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, किस तरह से कमी दूर करेंगे हम। तो इसमें क्या करेंगे, अब अगर हमारी किसी रासायनिक अभिक्रिया में ठोस पदार्थ बनता है, क्या बनता है, ठोस पदार्थ यानी कि सॉलिड बनता है, तो इसके आगे हम, उस पदार्थ के आगे हम S लिख देंगे, जिससे हमें जानकारी हो जाएगी वो पदार्थ क्या है, सॉलिड है। और यदि बनता है द्रव यानी कि लिक्विड, तो उसके सामने लिख देंगे L। और यदि गैस बनती है, इंग्लिश में गैस, तो उसके लिए हम इसका पहला लेटर ले लेंगे G। तो इस प्रकार से हम इन पदार्थों के सामने क्रम से S, L या G लिखकर उनकी भौतिक अवस्थाओं को प्रदर्शित कर सकते हैं। और गैस को आप एक और चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। आप उस पदार्थ के सामने अगर एक तीर का निशान जिसकी दिशा ऊपर की ओर, इस प्रकार भी लगाकर हम उस गैस को प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ये जो हमारी पहली कमी थी रासायनिक समीकरण की भौतिक अवस्था का पता ना चलना, उसको इस प्रकार से दूर किया जा सकता है। चलिए अब लेते हैं अपनी दूसरा पॉइंट लेते हैं। दूसरी सीमा थी कि हमें सांद्रता का पता नहीं लगता कि पदार्थ जो विलयन हमने इस्तेमाल किया है वो हमारा तनु है या सांद्र है। तो इसका बहुत आसान सा तरीका ये है कि जो भी पदार्थ जिस अवस्था में होता है उसके नीचे हम शब्द का इस्तेमाल करते हैं। अगर वो सांद्र विलयन है तो सांद्र लिख देंगे, और अगर वो तनु है यानी कि विलयन में विलय की मात्रा कम है विलायक के अनुपात में, तो वो विलयन हमारा तनु होगा। तो उस पदार्थ को, उस विलयन के नीचे हम सांद्र और तनु शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं कि एक अभिक्रिया है हमारी, देखते हैं सब इस समीकरण को। जब कैल्शियम कार्बोनेट की अभिक्रिया हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराते हैं तो हमें प्राप्त होता है कैल्शियम क्लोराइड प्लस पानी H2O प्लस CO2 गैस प्राप्त होती है। एक बार देख लेंगे संतुलित है या नहीं। यहाँ Cl का एक परमाणु, यहाँ 2, तो यहाँ 2 से गुना करनी पड़ेगी, और बाकी मेरे ख्याल से 2 और 1 3 और 3 संतुलित है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इस्तेमाल किया है ये तनु अवस्था में इस्तेमाल किया है। तो कैसे पता लगेगा, हम इस पदार्थ के नीचे क्या लिख देंगे, तनु लिख देंगे। तो इस प्रकार सांद्र और तनु लिख करके हम इस कमी को दूर कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं हमारा तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट था कि हमें समीकरण लिखने से ये नहीं पता लगता कि वो समीकरण किस दाब पे हो रही है, या फिर वो किस ताप पे हो रही है, या उसमें कौन सा उत्प्रेरक इस्तेमाल हो रहा है, इसकी जानकारी नहीं मिलती थी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम जो हमारी समीकरण में ये तीर का निशान होता है, इस पर हम जो दाब इस्तेमाल हुआ है, जो ताप इस्तेमाल हुआ है और जो उत्प्रेरक इस्तेमाल हुआ है, उसको इस तीर के निशान के ऊपर या नीचे लिख देते हैं, जिससे हमें इन तीनों की जानकारी हो जाती है। चलिए एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको देखते हैं। आप जानते हैं कि जब नाइट्रोजन गैस, ठीक है, हाइड्रोजन गैस से क्रिया करती है तो हमें अमोनिया गैस प्राप्त होती है। ठीक है, ये बहुत एक प्रचलित समीकरण है, संतुलित कर लेंगे, यहाँ 3 से गुना, यहाँ 2 से गुना। ठीक है,
तो ये जो अभिक्रिया है ये 450 डिग्री सेंटीग्रेड पर होती है, ठीक है, और वायुमंडलीय दाब पर होती है। तो इसको इस सूचना को प्रदर्शित हम किस पे करेंगे, इस तीर के निशान पे करेंगे। 450 डिग्री सेल्सियस यहाँ लिख देंगे और नीचे लिख देंगे वायुमंडलीय दाब। तो जब हम इस समीकरण को देखेंगे तो हमें स्पष्ट हो जाएगा कि यह अभिक्रिया 450 डिग्री सेंटीग्रेड पर तथा वायुमंडलीय दाब पर संपन्न होती है। तो इस प्रकार हम इस कमी को दूर कर सकते हैं। अब उत्प्रेरक भी अगर किसी अभिक्रिया में इस्तेमाल हुआ है तो उसको भी हम इसी तीर के निशान पर लिखेंगे। कैसे? जैसे एक अभिक्रिया है, हमारे पास KClO3 है, इसको हम गर्म करते हैं और इससे बनता है KCl प्लस ऑक्सीजन। संतुलित करेंगे, यहाँ 2 करेंगे, यहाँ 2 करेंगे, यहाँ 3 करेंगे, संतुलित हो गई। तो ये जो अभिक्रिया है ये एक उत्प्रेरक है MnO2, उसकी उपस्थिति में यह अभिक्रिया होती है। तो उस उत्प्रेरक को हम इस तीर के निशान के ऊपर लिख देंगे। तो इससे हमें जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि ये जो अभिक्रिया हो रही है MnO2 मैंगनीज ऑक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में संपन्न होती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हम अपने उत्प्रेरक की दाब की या ताप की स्थितियों को हम इस प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ यहाँ तक आपके बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा, तीनों पॉइंट क्लियर हो गए हैं, किस तरह से कमियाँ दूर करेंगे। चलिए अब हमारा अगला पॉइंट है, 4th पॉइंट, उत्क्रमणीयता तथा अनुत्क्रमणीयता। यानी कि कोई अभिक्रिया दोनों दिशाओं में हो रही है, दोनों दिशाओं में चलती है या एक दिशा में चलती है, इसकी जानकारी ही मिलती है। तो देखते हैं कैसे इसको हल करेंगे। तो अगर कोई अभिक्रिया उत्क्रमणीय है, पहले उत्क्रमणीय को देखते हैं। अगर कोई अभिक्रिया उत्क्रमणीय है यानी दोनों दिशाओं में चलती है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हम बीच में तीर का निशान इस्तेमाल करते थे उसके स्थान पर हम इस तरह के चिन्ह का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इस तरह का चिन्ह अगर किसी समीकरण में लगा है तो हम समझ जाएंगे इसे देखकर कि ये अभिक्रिया दोनों दिशाओं में चलती है। और जो अभिक्रियाएं हमारे अनुत्क्रमणीय होंगी यानी केवल एक दिशा में चलेंगी, यानी अभिकारक से केवल उत्पाद बनेंगे, उसमें हम जो अब तक तीर का निशान लगाते आए हैं वही इस्तेमाल करेंगे। यानी इसका मतलब ये चिन्ह प्रदर्शित करेगा उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं को और ये वाला चिन्ह प्रदर्शित करेगा अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाओं को। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, वही पॉपुलर एग्जाम्पल है हमारी N2 गैस यानी नाइट्रोजन गैस क्रिया करती है हाइड्रोजन गैस से, ठीक है, बनती है अमोनिया गैस। तो इसके बीच में हम इस वाले चिन्ह का प्रयोग करेंगे क्योंकि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के क्रिया से अमोनिया प्राप्त होती है और अमोनिया से भी हम इन दोनों पदार्थों को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इस दोष को दूर कर लेंगे। आगे देखते हैं अवक्षेप का बनना। हाँ, ये भी एक बात है कि जब अभिक्रिया होती है तो किसी अभिक्रिया में अवक्षेप बनता है, यानी एक ऐसा सॉलिड ठोस पदार्थ बनता है दो विलयन को मिलाने से जो उसमें नीचे की ओर बैठ जाता है। तो इसकी जानकारी नहीं होती है, तो इसको किस प्रकार दूर करेंगे? इसमें हम ऐसा करेंगे कि जब भी अवक्षेप बनेगा तो उस पदार्थ के सामने हम एक ऐसा तीर का निशान का प्रयोग करेंगे जिसकी दिशा नीचे की ओर होगी। इससे पता लगेगा कि वो ठोस है और नीचे की ओर जाएगा बनने पे, तो ये हमारा अवक्षेप को प्रदर्शित करेगा। चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं। बेरियम कार्बोनेट की क्रिया कराते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल से H2SO4, इससे बनता है बेरियम सल्फेट प्लस पानी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। संतुलित देखेंगे, Ba के परमाणु संतुलित हैं और 3 और 4 7, 3 और 4 सभी संतुलित हैं। ठीक है, तो ये अभिक्रिया है। तो इसमें जो बेरियम सल्फेट बनता है ये अवक्षेप है। तो इसको प्रदर्शित करने के लिए क्या करेंगे, इसके आगे हम एक तीर का निशान लगा देंगे जिसकी दिशा नीचे की ओर होगी और इससे हमें पता लग जाएगा कि ये इस अभिक्रिया में अवक्षेप के रूप में प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो ये भी हमारी बात पूरी हो जाती है। अगला पॉइंट है ऊष्मा का परिवर्तन। यानी कि हम जब कोई अभिक्रिया होती है तो उसमें ये नहीं पता लगता कि इस अभिक्रिया में हमें ऊष्मा
प्राप्त होगी, ऊष्मा निकलेगी या हमें बाहर से ऊष्मा देनी होगी, इसकी जानकारी भी हमें नहीं होती थी। तो इसको कैसे दूर करेंगे? इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर किसी अभिक्रिया में ऊष्मा निकल रही है तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि जो तीर का निशान है और उसकी जो राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड में सारे के सारे उत्पाद लिखने के बाद हम क्या करेंगे, लास्ट में अपनी ऊर्जा की मात्रा को यहाँ प्लस करके लिख देंगे। तो इससे पता लग जाएगा कि ये अभिक्रिया इस अभिक्रिया को कहते हैं ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है ये, यानी कि इसमें ऊष्मा निकल रही है, ऊर्जा या ऊष्मा, ठीक है। तो इस तरफ राइट हैंड साइड में लिख देंगे। और अगर अभिक्रिया ऊष्मा शोषी है, यानी कि उस अभिक्रिया को पूर्ण होने के लिए हमें ऊष्मा देनी पड़ेगी, तो उसमें हम क्या करें, उसमें दो तरीके हो सकते हैं। जो ये आपका तीर का निशान है, या तो आप क्या करें कि उस ऊष्मा की मात्रा को अभिकारक की तरफ ही लिखेंगे। अब पहले अभिकारक लिख लेंगे, जितने भी मान लो 2 अभिकारक हैं, उसके बाद यहाँ पे आप अपनी ऊष्मा की मात्रा लिख देंगे। एक तरीका तो ये है। या फिर क्या करेंगे, यहाँ नहीं लिख करके यहाँ से आप इसको हटा देंगे और उधर ही राइट हैंड साइड पे ही सारे उत्पाद लिखने के बाद माइनस में ऊष्मा की मात्रा लिखेंगे। किस केस में? ऊष्मा शोषी अभिक्रियाओं में। यहां लिखने का तात्पर्य यह है कि आपको एक ही तरह की बात याद रखनी होगी कि राइट हैंड साइड में ही लिखनी है। प्लस में ऊष्मा की मात्रा लिखी हुई है तो वो ऊष्मा अक्षेपी अभिक्रिया है, और अगर वो माइनस में लिखी हुई है तो वो ऊष्मा शोषी, यानी उसको आवश्यकता है, उसको अभिक्रिया को पूर्ण करने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से हम सारी कमियों को दूर कर लेंगे। चलो इसको अब एक एग्जाम्पल से ले समझते हैं। तो एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड गैस की क्रिया ऑक्सीजन से जब होती है तो सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है। तो इसमें उत्पाद के रूप में हमें 25 किलो कैलोरी ऊष्मा भी प्राप्त होती है। तो ये कैसी अभिक्रिया है? एक ऊष्मा अक्षेपी अभिक्रिया है। तो हमने जैसे बताया था कि आप राइट हैंड साइड में प्लस करके लिख देंगे, तो यहाँ पे हमने इसको प्लस करके दिखा रखा है। संतुलित करेंगे, S संतुलित है, O संतुलित नहीं है, तो यहाँ 3 करेंगे, यहाँ 2 करेंगे। नहीं, एक सेकंड, ये थोड़ा गलत हो गया। यहाँ 2 करेंगे, यहाँ भी 2 करेंगे, 2 दूनी 4, अब ये संतुलित हो गई, ठीक है। और अगर हमारी अभिक्रिया ऊष्मा शोषी है तो उसमें क्या करेंगे, अब जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसके लिए, नाइट्रोजन गैस प्लस हाइड्रोजन गैस बनती है अमोनिया गैस। तो इस अभिक्रिया के लिए ऊष्मा देनी पड़ती है और इसलिए इसको हम इधर लिखेंगे 24 किलो कैलोरी, लेकिन ये माइनस में होने की वजह से बता रहा है कि यह अभिक्रिया ऊष्मा शोषी है।